Hello friends and welcome to Press. Today is the day 18 of our prelims PYQ discussion series. And today we are going to see committees, constitutional and non-constitutional bodies. देखिए अभी तक हमने पॉलिटी में जो भी डिस्कस किया वहाँ हमने कुछ चीजें एनालाइज की और उसके बिना पे हम ये बता सकते हैं कि टर्मिनोलॉजीज पे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से आ सकते हैं या किन चीजों पे या किन टर्म्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से आएंगे या फिर डीपीएसपी या फिर जुडिशियरी। यहाँ पे पर्टिकुलरली कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। अगेन करंट का कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा लिया गया है। मतलब अगर करंट में किसी बॉडी या किसी कमिटी के रिलेटेड कुछ चर्चा चल रही है, कुछ विवाद चल रहा है, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आए हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो किस तरीके से आ रहे हैं। मतलब ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि करंट में अगर बॉडीज से रिलेटेड कुछ पढ़ना है हमें तो किस तरीके से पढ़ना है ये हम क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं या फिर जो भी मटेरियल या जो भी डाटा हम पढ़ने वाले हैं उसमें फैक्ट्स कितने महत्वपूर्ण है या फिर उसमें थोड़ा सा बेसिक चीजों पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देने से हमें पता चलेगा। मूविंग ऑन टू द डिस्कशन वाला पार्ट, देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2021। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, अगेन थोड़ा सा फैक्चुअल भी था, ये करंट से रिलेटेड नहीं था, लेकिन देखते हैं। N. Gopalswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission 1966, and this was placed under the Prime Minister's चार्ज। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। देखिए अब यहाँ पे एन गोपाल स्वामी अयंगार कमेटी ने क्या सजेस्ट किया था इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो सजेशन है दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोनली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो ये अयंगार कमेटी का सजेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से लेकर है दोनों स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी है, एआरसी जैसे हमने पहले भी देखा, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके सजेशंस, यहाँ पे भी कमिटी के जो सजेशंस है उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर हमें कमिटी देखनी है, मतलब ऐसी कोई दूसरी कमिटी के बारे में अगर हम करंट में पढ़ रहे तो कमिटी के सजेशंस क्या है, अगेन कमिटी के सजेशंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो फिर और ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कमेटी बहुत सारे रिकमेंडेशंस या सजेशंस देती है, तो उनमें से भी किन चीजों पे फोकस करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा पता चल गया है। ठीक है, आगे चलते ही इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। गोपाल स्वामी अयंगार कमेटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन 1950 दिस रिपोर्ट हैज नॉट मेंशन्ड सेटिंग अप अ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसीलिए हमने स्टेटमेंट वन को इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, constituted in 1966, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन क्या बोलता है, इट इज प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एआरसी सजेस्टेड कि देयर शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल टू बी डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Department of Personnel and Training was established in 1970 following this report and works under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions। तो यहाँ पे जो सजेशंस भी आए हैं तो वो किस तरीके से आए हैं और उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, इन चीजों का हमें पता चलता है। तो आप करंट में भी जब चीजें पढ़ोगे, या फिर ये थोड़ा सा स्टैटिक वाला पार्ट था, यहाँ पे करंट नहीं था, तो यहाँ पे आप जब टेक्स्ट बुक में सिलेबस में इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो कहाँ पे ध्यान देना है ये आपको पता चल गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2022 रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submit is the resignation when the government which appoint him resigns। ठीक है, अब अटर्नी जनरल के बारे में है, अटर्नी जनरल के बारे में किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है ये इस पीवाईक्यू से पता चलेगा। यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऐड करके इसे ट्विस्ट किया गया है। ठीक है, बाकी पूरा स्टेटमेंट करेक्ट होता अगर यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल नहीं ऐड किया गया होता तो। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको इनकरेक्ट मार्क किया है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर से वही बात, इसी से इसमें ट्विस्ट किया गया है। बार बार एक ही चीज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, इस तरीके से जो चेंजेस हो रहे हैं सेंटेंस में, या फिर नॉट, कैन नॉट, बस दो तीन चीजें ऐड कर दी
ट्विस्ट हो गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ट्विस्ट है क्या, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है क्या? जैसे इकोनॉमी वगैरह में आता है क्वेश्चन, उस तरीके से नहीं है। यहाँ पे जस्ट नॉट ऐड कर दिया या फिर यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऐड कर दिया तो चीजें ट्विस्ट हो गई। तो अगर आपको ये ध्यान में आ रहा है तो ये किस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है, तो आप उस पर फोकस करके पढ़ते वक्त ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके या ज्यादा फिर अप्रोच शिफ्ट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन्स। तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। देखते हैं क्यों। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, इसीलिए हमने स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल को वो प्रोविजन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन कन्वेंशनली नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल रिजाइन्स व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइन्स और इज रिप्लेस्ड एज ही इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। मतलब जो भी गवर्नमेंट है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस के ऊपर ही अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। तो कन्वेंशनली जब भी ऐसी गवर्नमेंट चली जाती है या फिर रिजाइन करती है या फिर रिप्लेस होती है, तो एट दैट टाइम ही ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये कन्वेंशनली है, ठीक है। वैसे ही कैन बी देयर ऑन हिज पोस्ट बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होंगे। हम क्या करते हैं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफिसर्स इनके ऊपर फोकस करते हैं, कैग, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, तो हम फैक्चुअल चीजों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं और जो अलग चीजें हैं जो पीवाईक्यूज हमें बताता है हर बार, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना हम वाजबी नहीं समझते। तो पीवाईक्यूज से हमें पता चल रहा है तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगेन दिस क्वेश्चन वाज प्योरली बेस्ड ऑन करंट वाला पार्ट, करंट से रिलेटेड था क्योंकि अब स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है। स्टैट्यूटरी में फिर से रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। तो इस तरीके से थोड़ा सा बाइफर्केशन है। यहाँ पे टी बोर्ड के बारे में पूछा गया था कि द टी बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेस एट दुबई एंड मॉस्को। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत बार हम बोलते हैं कि यूपीएससी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन फैक्चुअल भी था, करंट से लिंक था। लेकिन अब करंट में भी हमें चीजों के बारे में अगर पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेटस, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आया है ये पूछा गया है। बॉडी टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेस एट दुबई एंड मॉस्को। देखिए अब ये बहुत सारी जो चीजें हैं करंट में किस कंटेक्स्ट में ये चर्चा में था इससे भी रिलेटेड है। मतलब अगर करंट में इन ऑफिसेस से रिलेटेड या फिर हेड ऑफिसेस से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही है इसीलिए ये पूछा गया है। नहीं तो आप क्या करोगे, फिर कोई भी बोर्ड आ गया तो उसका ऑफिसेस ओवरसीज ऑफिसेस या जो भी ब्ला ब्ला चीजें उनके बारे में नहीं पढ़ना है। जो करंट का टॉपिक है या जो भी करंट में फोकस किया गया है उन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगेन उसे स्टैटिक से लिंक करके पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। देखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी है इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर, ठीक है। हेडक्वार्टर कोलकाता में ना कि बैंगलोर में, यहाँ पे बेंगलुरु दिया गया था। और यहाँ पे टी बोर्ड हैज टू ओवरसीज ऑफिसेस लोकेटेड एट दुबई एंड मॉस्को, तो ये सही है इसीलिए स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। देखिए करंट के जो क्वेश्चन है यहाँ पे बस हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके से आपको डाटा पढ़ना है करंट में जो आएगा उसका, ठीक है। आगे चलेंगे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। एडॉक कमिटीज सेट अप बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, नीति आयोग। यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के 1 और 2 मार्क कर सकते थे। 2019 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं। इन इंडिया देयर आर 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज दैट कंप्राइज मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज। These committees are ministry specific and may review the working of regulators within their respective departments, ठीक है। इसीलिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। अगेन एडॉक कमिटीज क्यों, तो एडॉक कमिटीज पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश एडॉक कमिटीज which may examine the working of regulators. The ad hoc committees are temporary
एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एड हॉक कमिटीज डिसॉल्व वंस देयर टास्क इज डन। ठीक है, अब डिपार्टमेंट रिलेटेड 24 कमिटीज है, इन सबके बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे जनरल ओवरव्यू किया गया है। एड हॉक कमिटीज में भी किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, ये चीजें भी आपको पढ़ने में मददगार साबित होंगी, क्योंकि यही चीजें आपको बताएंगी किस तरीके से पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2019 में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पीएमजीआरबी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी body set up by the government of India. One of the tasks of PMGRB is to ensure competitive market for gas. Appeals against the decision of PMGRB go before the appellate tribunal for electricity. अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डाटा है या फिर थोड़े से फैक्ट्स है, और ये जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट जो होते हैं मोस्टली वो बहुत बार सही होते हैं। ठीक है, तो इसे हमने सही मार्क किया। यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, यहाँ पे ट्विस्ट है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से ट्विस्ट किया गया है। तो यहाँ पे अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ पीएमजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों 2 एंड 3 करेक्ट है, इसीलिए हमने 2 एंड 3 मार्क किया। तो देखते हैं, द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ट्राई इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन इंडिया, हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है? पीएनजीआरबी इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला गया है कि पीएनजीआरबी प्रमोट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंटल एयर टोल। ठीक है, तो आगे, द अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 110 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पज ऑफ पीएनजीआरबी एक्ट 2006, हेंस स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे बस इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि क्या पूछा गया था, मतलब करंट से ही इस क्वेश्चन को लिया गया है, लेकिन करंट में जो भी चीजें आई होंगी उनमें से किस चीज के बारे में क्वेश्चन है, किन चीजों में ध्यान देना चाहिए, या फिर किस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट, whereas the CPCB has been created by an executive order of the government. The NGT provides environmental justice and help reduce the burden of litigation in higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in country. देखिए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जनरल सेंटेंस है थोड़ा सा, यहाँ पे भी ये जो सेकंड स्टेटमेंट था ये थोड़ा सा जनरल था। वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, करेक्ट था। यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसीलिए हमने 2 मार्क किया। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये ट्विस्ट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, इसके बारे में पूछा गया है, तो फिर इन्हीं चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्ट से बना है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। मतलब जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो बार बार पूरा स्टेटमेंट कंफ्यूज अगर कर रहा है, तो फिर इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए या फिर कुछ लॉजिक निकल के आ जाए। तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, एंड ऑल्सो सीपीसीबी इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन constituted in 74 under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974। ठीक है, तो इसीलिए हमने स्टेटमेंट 1 को रॉन्ग करा दिया। एनजीटी was set up to handle cases and speed up the cases related to environmental issues. Principal functions of CPCB, Central Pollution Control Board, to promote cleanliness of streams and wells in different areas of the state by prevention, control and abatement of water pollution। तो इस तरीके से, मतलब आपको अगर इन छोटी छोटी चीजों से ये समझ में आ गया है कि अगर करंट से रिलेटेड कोई पार्ट आ रहा है उसे स्टैटिक से कैसे लिंक करना है, किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। मतलब अगर एनजीटी से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो एनजीटी स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी किस एक्ट के तहत या फिर किस साल में बना था ये पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों से ये जो निकल के आ रहा है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज, ये बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे फैक्ट्स है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पीवाईक्यूज रेफर करिए, जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और करंट से जो चीजें निकल के आ रही है उससे उसके ऊपर अगर रिलाय रहेंगे, स्टैटिक को लिंक करेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, तो कल फिर से मिलेंगे। अभी यहाँ से आगे जो पार्ट है वो मोस्टली थोड़ा सा हमारा करंट रिलेटेड है, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन कैसे पढ़ना है, किन चीजों के बारे में ध्यान देना है वो देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो गए थे वो देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया। सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय।